बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है? क्या कल इद्दत के निकाह का केस जो है वो अगर उसमें बरी होते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, तो क्या कल वो बरी हो जाएंगे? राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो बड़ी अहम बात की गुज़िश्ता रात कि अगर वो बाहर आ भी गए तो कोई तूफ़ान नहीं मचेगा और ना ही कोई जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और हो सकता है कि वो बाहर ना भी आ सकें। ये भी सवाल है अभी तक, और ये भी क्योंकि मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि कल फिर एक और बड़ा अहम केस जो है वो ज़ेर समाअत होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर स्पेशल सीट्स का मामला आएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ये सीटें मिल गई तो शायद बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, कोई बहुत बड़ी बाजी जो है वो पलट जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा कि अगर सीटें मिलती भी हैं तो बाजी पलट पाएगी? इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात थे उसे फ़िलहाल तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन क्या ये इख्तलाफात जो है वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं? क्योंकि दोनों जमातों का नज़रिया मुख्तलिफ है, दोनों जमातों की सोच मुख्तलिफ है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून से इंतहाई अहम रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। सर बताइएगा, एक तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं सर कि कल बड़ा अहम केस है, उसका फैसला शायद कल आ जाए इद्दत के निकाह का जो है, तो क्या अगर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब बाहर आते हैं या बरी होते हैं तो कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी मुल्क में, कोई नया भूचाल आ जाएगा? सर सब ये मौजू हमारे आजमाए हुए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने इनका 126 दिन का धरना सहा हुआ है, और उसके बाद जो मुस्तकिल तौर पे ये सड़कों पर थे, और अक्टूबर 2016 में मुसल्लह होकर इन्होंने इस्लामाबाद पर हमला किया था, फिर दोबारा 25 मई 2022 को हमला किया, फिर 9 मई को हमला किया। और उस तमाम वक्त में बानी चेयरमैन जो थे वो बाहर थे और आज़ाद थे। वो आज़ाद होकर आ जाए, लेकिन ये जो अगर उनका ख्याल है कि वो आज़ाद होकर कोई नया और बड़ा 9 मई करेंगे, ये नहीं होगा। अगर वो पुरअमन सियासी जद्दोजहद करना चाहते हैं तो जारी रखें। और मेरे तो ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सूबे में 11 साल उनसे उनकी हुकूमत है, उसमें सही मानों में अवाम की खिदमत करने का आगाज करें। वहाँ जो दहशतगर्दी दोबारा उसने एक सर उठाया है, और वो भी उनके अपने इक़दामात की वजह से 2021 में उनकी हुकूमत ने जो आम माफ़ी दी थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों को जो वापस आए दहशतगर्द, और उन्होंने दोबारा कुछ अरसे बाद ये काम शुरू कर दिया है, ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया है। तो लिहाजा ये सारे काम करने के हैं। तो अगर इसमें अगर अदालत अपना फैसला करती है तो हमने पहले भी उनका सामना किया है, दोबारा करेंगे और फिर तैयार हैं। लेकिन 9 मई मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, 9 मई दोबारा नहीं होने दें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। खुर्रम साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई सर कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद जो है वो पास की है। वो कहते हैं कि जी तहकीकात करवाई जाएं, पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए उसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के मुतालबे पर जो है वो किसी मुल्क में कोई ऐसी तहकीकात हो सकती हैं, या इलेक्शन पर जो है वो सवाल उठ सकता है? या सर मेरी आपके तवज्जुह से बलोच साहब इस्तदा है आपके नाज़रीन से कि वो जो करारदाद पास हुई है जी जी उसे खुद पढ़ें, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। उसके 5 नुकात हैं जिसमें ये कहा गया कि जी हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, मेरे सामने मौजूद है जी जी। और ज्यादा से ज्यादा जो आप उसमें कह सकते हैं कि उन्होंने मजम्मत की है कि अगर वो तमाम कोशिशें पार्टी का नाम लिए बगैर जो लोगों की जो जमहूरियत में जो पार्टिसिपेशन है उसको रोकती हैं, हैरेसमेंट और इंटिमिडेशन और आर्बिट्ररी डिटेंशन, तो इस पर तो हम सब एग्री हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जमहूरियत का रास्ता रोका जाए। और अगर रास्ता रोकने की सबसे बड़ी जो हालिया महीनों और सालों में कोशिश हुई है वो 9 मई था, जिस पे पाकिस्तान की रियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन उसकी जो करारदाद की जो 5 नुकात हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो ये गुलगला मचाया जा रहा है। एक बात जरूर है और वो ये है कि उसका जो इब्तदाइया है उसमें पाकिस्तान के
इस करारदाद में अंदरूनी मामलात के अंदर अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने ऐसी कुछ बातें की हैं जो हमारे लिए एक हमारी खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है, और इसलिए मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा कि इससे हमें ये जो इसका खासतौर पर इब्तदाई है इस पर बहुत सख्त हमें रिएक्शन देना चाहिए। ये ऐवान नुमाइंदगान का काम नहीं है जिस तरह इन्होंने किया है। तो फिर मेरे सामने चूंकि करारदाद मौजूद है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का 2023 का जो मरदमशुमारी है वो डिस्कस की है और तमाम वाकयात डिस्कस किए हैं। आज वैसे अपना स्पोक्स पर्सन जो है तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने भी इस पे शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है सर, कि जो है वो ऐसी ये तो लिहाजा और उसकी इस करारदाद के ऊपर बलोच साहब वो लोग खुशियां मना रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को धोखा दिया और झूठ बोला और कहा कि क्या हम गुलाम हैं। ये जो करारदाद अगर आप पढ़ेंगे फिर ये सवाल है कि क्या हम गुलाम हैं, और हम गुलाम नहीं हैं, ना थे ना बनेंगे। ऐसा ही है सर मुज़ाकरात की बात हो रही है, आप मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं ज़रा फ़ायदा उठा लूँ कि जो है वो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे। क्या जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने महमूद खान नफ़ीज़ई को, आप समझते हैं कि वो मैंडेट जो है उस मैंडेट से आगे वो बढ़ पाएंगे जितना मैंडेट उनके पास है, या है भी सही कि नहीं, ये भी सवाल है कि अगर वो मुज़ाकरात करते भी हैं तो क्या वो मानते भी हैं कि नहीं मानते। लेकिन मुज़ाकरात सर पहुँचे कहाँ पे, कोई बातचीत हो रही है, कोई रब्ते हो रहे हैं सर? कोई जी अभी तक तो कोई राब्ते नहीं है, लेकिन देखिए जो मुज़ाकरात की जगह है वो पार्लियामान है जहां हर रोज दोनों जमातों के सैकड़ों नहीं तो कम से कम दर्जनों अरकान वहां इकट्ठे होते हैं, वहां वज़रा आते हैं, वहां उनके लीडर्स आते हैं, और यही बात सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है। तो मैं फिर ये बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ कि अगर तो अपोजिशन अवाम की फलाह के लिए, अवाम की जिंदगियों को बचाने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की तकवीयत के लिए और इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई तजवीज़ है, हम 24 घंटे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ठीक है, सियासी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है और नहीं करेंगे। तो आज सर वज़ीर-ए-आज़म ने भी तो पेशकश की है ना कि जो अगर उन्हें कोई मुश्किलात हैं जेल के अंदर तो वो बताएं, हम दूर कर देते हैं। और ये भी बात हुई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। नहीं तो देखिए ना, ये हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और आप गौर कीजिए ना बलोच साहब, आपके नाज़रीन को भी इस पर जरूर सोचना चाहिए जी कि ये जो बजट पर बहस हुई है, ये जो अपोजिशन है, इसने सवाए बलवा करने के, नारे लगाने के, एक लफ्ज की मुस्बत तजवीज पूरी बहस में नहीं की। ऐसे ही है। तो जहां पाकिस्तान के अवाम का असल मफाद है, उनकी मुआशी मुस्तकबिल है, उनकी जिंदगियों के मामलात हैं, उसमें अपोजिशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपने सियासी इक़्तिदार की हवस के ऊपर हमने हर चीज को ईंधन बना दिया। तो सर अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारे लीडर जो है वो बाहर आएंगे। तो क्या ऐसे बाहर आ सकते हैं कि कैसे चल रहे हों, कैसे कोर्ट के अंदर हों और उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए कि फौरी तौर पर बाहर आ जाएं सर? देखिए, बाहर तो उनको अदालत ने निकाला, अदालत के हुक्म पर वो अंदर गए, वो इस वक्त हिरासत में है और अदालत ने ही उन्हें आज़ाद करना है। और अगर अदालत आज़ाद करेगी तो हम उन्हें आज़ाद करेंगे, हमारा फर्ज है अदालत का हुक्म मानना। लेकिन ये मैं आपको अपने जो भी तारीख में सबक दिया है कि इस किस्म की फाशिस्ट जमातों के साथ जिसने भी बुज़दिलाना मुसालियत की, चाहे वो आज से 100 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, मुसालियत करने वाले को और उसके मुल्क को नुकसान ऐसे ही। तो लिहाजा हमें इस पर बड़ी संजीदगी से बात करनी है। और मैं फिर इसलिए कहता हूं कि बजाय ये कि इस पर बात की जाए कि जी कौन बाहर आ रहा है, कौन अंदर जा रहा है, भाई पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम ने भिजवाया है नुमाइंदों को, वो आपस में मिलकर पाकिस्तान के अवाम की फलाह की गुफ्तगू करें, बजाय ये कि सारा वक्त जो है वो नारे लगाने में ज़ाया करें और एक जो है ना जरा सी भी बात पाकिस्तान के अवाम की और उनके बच्चों की जिंदगियों को बेहतर करने की ना हो। बजट बहस में तो यही नजर आया। ठीक है, तो खुर्रम साहब एक और बड़ा अहम केस कल भी उसकी समाअत होगी, स्पेशल सीट्स का। कहा जा रहा है कि जी अगर ये फैसला आ गया तो कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी और बड़ा कोई बाजी पलट जाएगी।
अगर सीटें मिलती भी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, वैसे तो सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने खुद अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा तो वो कैसे मांग सकते हैं स्पेशल सीट, तो कैसे उनको जो है वो आइन मुताबिक दी जा सकती हैं। लेकिन अगर सर मिल भी जाती हैं तो फिर सर कोई मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे क्या, बाजी पड़ जाएगी पार्लियामान में, कोई जो है वो नंबर गेम चेंज हो जाएगी? नहीं, देखिए ना, यही तो हम सब लोग हमें हकाइक पर नजर रखनी है बजाय ये कि मफरूजों पर बात करें। जो बाद में सीटें मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को मिली थी वो अब वापस हुई, लेकिन उन सीटों के बगैर हमने पार्लियामान में अपनी जो मेजॉरिटी थी वो साबित की थी और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना। तो लिहाजा उस वक्त भी ये वाली जो खाली सीटें थी ये वोट नहीं मिले थे शहबाज शरीफ को, ये थे ही नहीं क्योंकि फील्ड में नहीं थे। तो लिहाजा हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मखलूत हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और दूसरी जमातों के साथ, उसकी जो अक्सरियत है ऐवान में, उसका इन स्पेशल सीटों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो तो अक्सरियत कायम रहेगी। सिर्फ ये है कि अगर इनको एक्स्ट्रा सीटें मिल जाती हैं तो गालिबन फिर ये थोड़ी सी और ऊंची आवाज में बलबा और कितना करेंगे पार्लियामान में। ठीक है खुर्रम साहब, नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने और उस वक्त उन्होंने फैसला किया और लग रहा था कि मियां साहब जो है वो बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे और पूरी तरह हुकूमती मामलात को भी देखेंगे और पार्टी की जो है पॉलिटिक्स है उसको भी देखेंगे। लेकिन क्या वजह है कि वो ना तो हमें नज़र आ रहे हैं पार्लियामान के अंदर, ना हमें नज़र आ रहे हैं बजट इजलास के अंदर? तो कोई नाराज़गी है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद उन्हें जो टैक्सेस हैं या कोई जो रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को वो बजट में नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, उन्होंने सदर बनने के अगले दिन बजट के ऊपर एक पूरे दिन की ब्रीफिंग ली थी, तो वो पूरी तरह आगाह है और जब बजट की मंजूरी का मरहला आएगा तो इंशाल्लाह वो ऐवान में मौजूद होंगे। वो पार्लियामान के रुकन है तो वो अपना वोट बजट के हक में देंगे। लेकिन उनका जो फोकस है इस वक्त, चूंकि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, उनके वज़रा की जिम्मेदारी है, तो नवाज शरीफ का फोकस और सदर बनने का मकसद भी ये है कि हुकूमत से अलहदा होकर मुस्लिम लीग नून की जो बुनियादें हैं उनको दोबारा मजबूती से उस्तवार किया जाए और ख़ास तौर पे जो 3 सूबे हैं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में। तो लिहाजा सदर जमात का फोकस यही होगा कि वो पार्टी को मजबूत करें। तो खुर्रम साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ जो है वो सामने हम देख रहे हैं कि पीपल पार्टी जो है वो उसके पास आईनी ओहदे भी हैं, पूरी तरह इन्वॉल्व भी है हुकूमती मामलात में, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बार बार इख्तलाफात सामने आते हैं, कभी बजट के इजलास पे इख्तलाफ, कभी जो है वो किसी और चीज़ पे इख्तलाफ। तो अब मामलात सर सुलझ गए हैं, कोई नया इख्तलाफ तो सामने नहीं आएगा सर? नहीं, देखिए, सियासत है और सबकी नज़र अगले इंतखाबात पर है जो 5 साल बाद होने हैं। तो ये बलोच साहब हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मकासद हैं वो एक हैं। अगर इख्तलाफ होता है तो उस रास्ते पर होता है जहां तक हमें उस मकसद तक पहुंचना है। तो ये इस तरह की जो इख्तलाफ और लेना देना जारी रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत जो है मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ेगी। तो सर, जो रिलीफ आप लोगों ने देना था, जो बजट में रिलीफ मिलना था, या पहले ये कहा जा रहा था कि हुकूमत जो है वो अभी तो हनीमून पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, तो रिलीफ सर कब मिलेगा आवाम को? आप समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर तरीके से जा रही है सर? देखिए, आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ या जो सबसे बड़ी तकलीफ थी महंगाई की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत बड़ी बेहतरी और खुशाइंद बेहतरी पूरे मुल्क में अब महसूस हो रही है कि जब आटे, दाल, घी, चीनी की कीमतें कम हो रही हैं और चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं, सबको एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इंतशार था मुआशी वो अब पहले से कम हो रहा है। तो सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि हम महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह कट करेंगे। तो जो रिलीफ है वो तवक्को मेरी यही है कि 1 जुलाई से बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना मिलकर उस दिन से ही अगले बजट की तैयारी करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह आवाम को वाज़े रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो मेहनत और इंतजाम चाहिए वो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया खुर्रम सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में जो करारदाद पास की गई है रिगार्डिंग पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, वो किस उसकी इतनी अहमियत जो है वो क्या अहमियत है उसकी, और क्या उसका कोई असर जो है वो यहाँ पड़ सकता है इस इन तहकीकात में। हमारे साथ मौजूद होंगे इस सेगमेंट में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, आज अमरीकी नुमाइंदगान में जो करारदाद पास की गई है कि तहकीकात का मुतालबा किया गया है जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, कितनी अहमियत है सर? क्या इस पे कोई तहकीकात हो सकती हैं? देखिए, तहकीकात तो इनको खुद कर लेनी चाहिए थी। तहकीकात क्या, पूरा पाकिस्तान को पता है, आपके सारे मीडिया हाउसेस को पता है, सारे इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि जो इन्होंने धांधली और फ्रॉड किया है। किसको नहीं पता नवाज शरीफ हारा हुआ है, किसको नहीं पता शहबाज शरीफ हारा हुआ है, मरीम नवाज हारी भी है। मैं यहाँ इस्लामाबाद से मैंने बन के बैठा हूँ आपके सामने, 1,05,000 वोट लिए हैं, जिसने 50,000 वोट नहीं लिए उसको मैंने बना दिया। आप मेरे बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पूरे 100% आपके मीडिया हाउसेज हैं, जहाँ सारा दिन मेरे साथ इंटरनेशनल मीडिया था, नेशनल मीडिया था, पूरे रिजल्ट तक वो साथ रहा, मेरे लाइव इंटरव्यूज़ किए, प्रोग्राम किया। हम रात को जीत गए हैं, यानी इतनी बड़ी लीड से हम जीते हैं। मैं जीता हूँ यहाँ से, और कठपुतलियों ने उठा करके, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने बैठ के और बाकी लोगों ने मिली भगत करके और उन्हें मिली भगत करके, इलेक्शन कमीशन ने करके एक कठपुतली अपना उठा करके नोटिफाई कर दिया। और जब हम इलेक्शन कमीशन में जाते हैं या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब कहा जी आप फॉर्म 45 ले आए हो, भाग के इलेक्शन कमीशन चले गए, नहीं जनाब इस जज तो मेरे से फॉर्म 45 मांग रहा है, कहते हैं मैं आपको जेल भेज दूंगा, लिहाजा इसको ट्रांसफ़र कर दो। तो बात यह है कि किसको नहीं पता कि ये बुरी तरह हारे हुए लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या ऑब्जर्वेशन दी है, जजेस ने कहा है भाई ले आओ जो कुछ किया है आपने, हर किसी को पता है। लेकिन आप दुनिया में अपने आप को तमाशा बना रहे हैं, आप जमहूरियत को ढकोसला और एक जिसको कहते हैं, इससे तो माशाल्लाह के ज़माने में इतनी धांधलियाँ नहीं हुई जितनी आज हो रही हैं। 2002 का इलेक्शन हमने देखा, 2008 का देखा हमने, उसके बाद देखे, पहले देखे जो कुछ हुआ है। लेकिन सर आप जाते भी तो है ना, जब इदारों के पास, इदारों ने तो फैसला करना है ना कि क्या धांधली हुई, क्या इलेक्शन जो है फेयर हुए नहीं हुए, लेकिन आप इदारों को मानते नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आपको एतमाद नहीं है, वो भी तो इदारे हैं। पहली बात तो यह है कि हमने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। दूसरी बात यह है कि इदारों को, जो इदारे अगर जराइम में मुलव्वस हों, जिनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी हैं, उनको हम क्या कहें, उनको फूल पहनाएं सारे। अब मेरे वाले केस में मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन पहले हो गया, वोटों की गिनती बाद में हुई है, यानी जो कंसोलिडेशन है फॉर्म 47, 48, 49 वो बाद में हुए हैं। अच्छा, और नोटिफिकेशन पहले कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो कुछ किया वो सब आपकी आंखों के सामने है। देखें, आपको आपके वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, अगर आप काम दुरुस्त करना चाहते हैं, आज भी आपके सामने हम क्या कहते हैं, हमने अच्छा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम सबसे पहले कह गए कि आप इसके जुडिशल कमीशन बना लो, बना लेते। आज तक नहीं बनाया, आज तक पटिशन नहीं लगाई। चीफ जस्टिस साहब के साथ हम एहतराम के साथ कहते हैं कि आप तो रात की तारीकी में आपने हमारे ख़िलाफ़ फैसले दिए कि जी बल्ले का निशान आपको नहीं मिलेगा। इससे गलत फ़ैसला और कोई हो नहीं सकता। दूसरा, आपने क्या कहा हमारे बारे में, हमने कहा जी आप जुडिशरी से आप इलेक्शन करा लें, रिटर्निंग ऑफिसर ले लें। आपने रात की तारीख में कहा कि नहीं यही करेंगे। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात लेकर गए, आपने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुना आपने। और आज तक हम आपके 6 महीने से हमारी पिटीशन पेंडिंग है, आपने एक दिन के लिए फिक्स भी नहीं की। हमने अपनी हियरिंग की दरख्वास्तें दी, इमरान खान साहब ने उनको जेल से कहा, हमने दरख्वास्त दी, नहीं सुनी की। अच्छा, जब हम ट्रिब्यूनल में चले गए, इलेक्शन मौजूदा कठपुतली हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि नहीं जनाब हम तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपने हैंड पिक्ड रिटायर्ड जजेस के ज़रिए हम तहकीकात करा लेंगे। आप देखें, अगर आप जजेस को भी नहीं मानते, सर अदालतों से आपको रिलीफ तो मिल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ तो दिया है ना। देखें, हम कब मना कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, जमहूरियत को एक तमाशा मत बनाएं, हक की हुक्मरानी अवाम का है और अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें। आज जो दुनिया आपके ऊपर थू कर रही है, तो आपको अपना चेहरा बदनुमा दाग अपने ज़िम्मे लेने की बजाय जिसको अवाम ने वोट दिए हैं उसको हक की हुक्मरानी दे। ठीक है, आप सिर्फ वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के केसेस भी आप लड़ते रहे हैं। कल इद्दत के निकाह का केस जो है वो लगा हुआ है। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो बाहर आ सकते हैं, बरी हो सकते हैं? देखें,
कानूनी तौर पर तो कोई कदगन नहीं है। कल अगर उनका ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है तो कोई दूसरा और मुकदमा नहीं है जिसमें ज़मानत ना हुई हो। तमाम केसेस में या ज़मानत है या बरी हो चुके हैं, कोई केस बाकी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट उठाएं राना सनाउल्लाह की, हम इधर उधर से मुकदमे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर एहसन इकबाल के उठाएं तो हम 5 साल के लिए जेल में रखेंगे। भाई तुम डिक्टेटर हो, तुम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, तुम हो क्या? तुम किस कैपेसिटी में ये बात कह सकते हो? यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। नैब बैठी हुई है, FIA बैठी हुई है, गंदम स्कैंडल गुजर गया, $1 बिलियन का फ्रॉड हुआ, उसी तरह 800 अरब रुपए का किसानों का नुकसान हुआ, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। दुबई लीक्स आया, उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। यानी हमने ये मुल्क गद्दारों, चोरों, डाकुओं, बेईमानों के हवाले करके कौम को सुलाह दिया गया, सारी कौम को कहा गया सिर्फ एक शख्स गलत है, वो है इमरान खान। पूरी नैब, पूरी FIA, पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो आपके सर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन फरमाते हैं कि सारे चोर हैं, नून लीग भी चोर है, पीपल पार्टी भी चोर है, फलां भी चोर है, फलां भी चोर है। उन्होंने किससे बात नहीं करनी। तहरीक इंसाफ के अपने दौर में सर जी, आप तहरीक इंसाफ के अपने दौर में जब केसेस बने थे उस वक्त ये सियासी इंतकाम नहीं था। जावेद साहब, पहली बात तो यह है कि हमारे ज़माने में केस नहीं बने, सिवाय सिर्फ एक केस के जो शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था जिसमें मकसूद चपरासी और डॉक्टर रिजवान को भी मारा गया, और जिस तरीके से उस एक केस के अलावा सारे केसेस इनके अपने ज़माने में बने हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं क्यों कहूँ या इमरान खान क्यों कहे कि ये चोर हैं? चोरी तो उनकी हरकतों से साबित हुई है। मुझे बताएं, ये कहते थे एवन फील्ड डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा है, हुसैन नवाज ने कहा आपके सामने, मीडिया में कहा। आज कहते हैं कि पता नहीं किसका है। पिछले 30-35 साल से 92-93 से तुम रह रहे हो वहाँ, आप आके बता दें किसका है। नंबर 2, स्विट्ज़रलैंड में जो माल मता पड़ा था, जो ख़त नहीं लिखा था यूसुफ गिलानी ने, आज बताएं वो पैसा किधर चला गया। नंबर 3, सिरे महल कहते थे हमारा नहीं है, फिर उसके बाद बेचा, आप ले गए, वो पैसा किधर गया। आज भी दुबई लीक्स में $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, उसमें मोहसिन नकवी भी है, उसमें जरदारी के बच्चे भी हैं, उसमें रिपोर्टेडली मरियम नवाज़ का मसाज सेंटर भी है, उसमें नवाज शरीफ के बच्चों के नाम भी हैं। किसी एक के ऊपर तहकीकात हुई हैं? अच्छा, गंदम स्कैंडल पे नहीं करते, इन पे तहकीकात हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, आखिर पैसा यहाँ से गया है, आप बता दें कि यहाँ से कमाया, इस बैंकिंग चैनल के ज़रिए मैंने भेज दिया, दैट्स ऑल। कौन पूछेगा आपको? लेकिन आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है। आपको चोरों को मुसल्लत करना, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको मुसल्लत करके हमारे मुल्क को माफिया के हवाले कर दिया। भाई वे फॉरवर्ड क्या है? अब आज तो वज़ीर आज़म ने खुद कहा जी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए बैठे हमारे साथ बात करें। वो उस कठपुतली से कोई पूछे कि तेरी हैसियत क्या है, पहली बात। नंबर 2, तू तो हारा हुआ है, तू तो कब्जा ग्रुप है, तुम तो डाकू हो, किस तरह बैठे हुए हो, तुम्हारे साथ हम किस मौजू पे बात करें? हमने भी क्या जवाब दिया? हमने कहा हमारा मैंडेट वापस कर दें, आए हम आपसे बैठ के बात करते हैं। जिसको हक के हुक्मरानी आवाम ने दिया है, हमने कहा है उनको दे दें। चलें तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर क्यों इख्तिलाफ चल रहे हैं? अपना अफरीदी साहब ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ 27 से मैंने लेके, मैं तो नहीं छोड़ दूंगा तहरीक इंसाफ। कौन कह रहा है? अपना वो अफरीदी साहब जो हैं, वो कभी फरमाते हैं कि मेरे पास इतने नंबर गए, मैं मेरे पास इतने लोग, मैं जा रहा हूँ। देखें, कोई भी लोटा बनेगा ना, लोटा कोई भी बनेगा, आज ये रिज़ाइन करें, अगले दिन देख लेना कि इमरान खान का हाथ इनसे हट जाए। भाई मेरा एक भी वोट नहीं है, अच्छा इमरान खान का वोट है। जो इमरान खान के साथ दगा करेगा, मुझे बताएं कितने बड़े बड़े फने खान थे, विद रिस्पेक्ट, शहरयार अफरीदी कभी नहीं जाएगा। बातें, नाराज़गी होगी, कोई डिप्रेशन होगी, सारे हालात वाक़यात बुरे से गुजराए, मगर मुझे ये बता दें, जहांगीर तरीन था जो लोगों की सियासत छुड़वाया करता था, क्या हुआ? उसकी अपनी सियासत छोड़ के घर बैठ गया। किधर गया महमूद खान? किधर गया उस्मान, वो जो था वज़ीर आला? किधर गया परवेज़ खटक? किधर गए ये ओन चौधरी? किधर गए अलीम खान? हवा के तिनकों की तरह उड़ गए। और ये फ्रॉड करके, झूठ बोल के, तो जिस तरह फॉर्म 47 बना के ये आए हैं, 1-2 सीटें इनकी, बाकी तो कोई भी नहीं जीता। सारे के सारे, वो फयाज चौहान बड़ी बातें करता था, वो फिरदौस आशिक अवान किया करती थी, वो तहरीक, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, पता नहीं क्या इस तरह का कोई फ्रॉड नाम था। क्या किया उन्होंने? उनके साथ हुआ क्या? आज वो किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल हैं? बिल्कुल। तो लिहाजा जो इमरान खान के साथ दगा करेगा, उनका इससे बुरा अंजाम होगा। चलें नाज़रीन, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नदीर। हम बात कर रहे थे कि दहशतगर्दी की वारदातें जो है बढ़ रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी उसी तरह जारी हैं। आज बड़ी अहम खबर है कि एक बड़ा अहम दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया जिसका नाम नसरुल्लाह उर्फ मौलवी महसूद है। ये इस दहशतगर्द का तल्लुक तहरीक तालिबान से है जो मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। बड़ी अहम कामयाबी करार दी जा रही है। जिस तरह के KP के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस पे बात करने के लिए, दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए हमने दावत दी है नसरुल्लाह मलिक साहब को। सीनियर तजज़ियाकार ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर बताइएगा, आज बड़ी अहम कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को और दहशतगर्द नसरुल्लाह और मौलवी मंसूर ने इतराफ़ भी किया है कि उसने कहाँ कहाँ पे दहशतगर्दी की, किस तरह तकरीबी कार्रवाइयाँ की, किस तरह चेक पोस्टों पर हमले किए। कितनी बड़ी कामयाबी सर? देखिए बलोच साहब, मैं समझता हूँ कि जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ये अपना ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। जब से नेशनल एक्शन प्लान बना है उसके बाद से आपने देखा कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस हुए, ज़रब अज़ब हुआ, ज़रब रद्दुल फसाद हुआ, ये सारे ऑपरेशन जारी रहे ताकि जो है मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। उसमें कामयाबी भी हुई, उसमें बड़ी कुर्बानियाँ भी फ़ौज पाकिस्तान ने दी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी, पाकिस्तान की आवाम ने दी। लेकिन ये तसलसल इसका जो है वो हर हाल में ज़रूरी है। ये जो आज का वाक़या है या पिछले चंद दिनों के अगर वाक़यात को देखें तो जिस कदर सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, अगर मैं कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखूँ तो 111 जो है जनवरी 2024 से लेके आज के दिन तक ऑफिसर्स, जवान और फ्रंटियर कांस्टेबल FC और फ़ौज के जवान जो हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर गए। 111 शहादतें, छोटे सा भी जारी बात है सर। अब इस तरीके से जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी है, बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। 1300 से ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की गई। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन हो या ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये मुसलसल जारी रहती हैं और उसी की बुनियाद पे अगर आज हम कहते हैं कि हमने कुर्बानियाँ दे के काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान को पुरअमन बनाने में पेशकदमी की है, तो ये सारा उसी तसलसल इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है सर। देखें ना, लेकिन ये मैं एक आखिरी जुमला अगर कह दूँ, आज के दिन तक ये कहना कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया है तो यकीनी बात है कि इसको एलिमिनेट कर दिया। कोई नो गो एरिया नहीं है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो है हुकूमत की तब्दीली के बाद फिर वहाँ से जिस तरीके से लोग वहाँ से यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, फिर हमारे हमसाया ममालिक जिस तरीके से फंडिंग करते हैं, तो एक चैलेंज आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है टेररिज्म का। उससे निमटने के लिए पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान जब तक यकसुई का मुजाहरा नहीं करेंगे उस वक्त तक इसको मुकम्मल तौर पे आप दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है मलिक साहब, अभी देखें ना, दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ, उसने इतराफ़ भी किया कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, उसने इतराफ़ जुर्म भी किया। और इससे पहले भी आपने देखा कि जितने भी दहशतगर्द गिरफ्तार हुए उनमें से कई ऐसे हैं कि जो कौमी धारे में शामिल हुए, उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया कि हमें तो वैसे ही पहाड़ों पर जो है वो छड़ा दिया गया और डंडोरा पीटा गया कि मिसिंग पर्सन का जो है वो मामला उठाया गया। तो मलिक साहब, अदम इससे काम भी तो शुरू हो रहा है, तो क्यों जो है वो इसे एक लसानी बुनियादों पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि शायद कि किसी एक सूबे के खिलाफ कोई ऑपरेशन होने जा रहा है या किसी के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है? सर इसकी क्यों तकसीम क्यों है सर? मेरे ख्याल में शायद इसको जो है वो सही तरीके से कंसीव नहीं किया गया, या कुछ लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जो इस बारे में अज़्म इस्तेहकाम के बारे में बातचीत करना शुरू हुए। आप इसे नैरेटिव कह लें, आप इसे उसी ऑनगोइंग जो ऑपरेशंस हैं उसी का हिस्सा कह लें, लेकिन मसला ये है कि हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं दोबारा से, जो हुकूमत ने जो फैसला किया है और हुकूमत वक्त ने फैसला किया है। हुकूमत जो है पार्लियामेंट उसका इंतखाब करती है, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इस चीज़ का जायज़ा लिया गया कि हमें इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। और यहाँ पे अगर बैरूनी सरमायाकारी आ रही है और अगर हमें चैलेंजेस का सामना है तो इसको हमने और तेज़ी के साथ इस पे काम करना है। लेकिन बदकिस्मती से इसके बारे में एक भाव पैदा करने की कोशिश की कि शायद कोई नया ऑपरेशन है, शायद कोई नया जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ होने चला है। दर हकीकत देखें, सियासतदान भी हमारे जो है इन चीज़ों को पोलिटिसाइज़ कर देते हैं। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये KPK के लिए ख़तरा नहीं है, ये बलूचिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है दहशतगर्दी, ये सिर्फ पंजाब के लिए ख़तरा नहीं है,
ये किसी चीनी इंजीनियर्स के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, ये पाकिस्तान के अपने मुफाद में है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर एक महफूज इन्वायरमेंट नहीं होगी तो सरमायाकारी भी नहीं होगी। सरमायाकारी नहीं होगी तो गरीब आदमी को अपग्रेड कैसे कर सकेंगे, गुर्बत का खात्मा कैसे करेंगे, आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। किसी मुल्क में अगर सरमायाकारी का साजगार माहौल ना हो तो वहाँ सरमायाकारी का आपको फ़ायदा जो है आप नहीं समेट सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को इससे मावरा होकर सोचना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान किसने बनाया था? फौज ने तो नहीं बनाया था, नहीं, हुकूमत ने बनाया था। इमरान खान साहब की हुकूमत में उस पर जो है 2021 में उस पर अमल दरामद का जो है मुकम्मल फैसला किया गया। पैगाम पाकिस्तान क्या था? मसला ये था कि हम जो है वो रियासत या हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम ये चाहते थे कि हम दहशत गर्दी का खात्मा करें। उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान जो था वो यही था, मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी, एक निसाब होगा, टेररिज्म जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको जो है मजबूत किया जाएगा, आपके जो दहशत गर्दी की अदालतें हैं उनको मजबूत किया जाएगा, अदालतें कायम की जाएंगी ताकि जो दहशतगर्द पकड़े जाएँ उनको सजाएं मिल सकें। इसी तरीके से जो है वो नफरत को और फिरका वारियत को ख़त्म करने की कोशिश। सीएम केपी के उस एपिक्स कमेटी में शामिल थे, उन्होंने कहा जी कि अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऑपरेशन। देखिए अज़्म इस्तेहकाम, देखिए ना ये तो जानबूझ के कंफ्यूज करने वाली बात है ना जी, ये ऑपरेशन की बात नहीं थी, चले छोड़ दें, ऑपरेशन का नाम ना दें, लेकिन ये उसी ऑन गोइंग प्रोसेस, मैंने उसी कहा ना ऑन गोइंग ऑपरेशन का हिस्सा है कि हमने टेररिज्म को कुछ जो है वो ख़त्म करना है, हमने दहशतगर्दी का सामना करना है, हमने उनको एलिमिनेट करना है। तो इसको अब नाम आज अज़्म इस्तेहकाम का दिया गया है, तो मकसद एक ही है कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जहां अमल दरामद नहीं हुआ, अब देखें ना केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर आप टेररिज्म की अदालतें नहीं बना सके, अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जो है आप वो मजबूत नहीं कर सके। अगर ये अब मदारस की रजिस्ट्रेशन 50% भी नहीं हुई, आप अंदाजा करें मदारस की रजिस्ट्रेशन 50% भी नहीं हुई, जो नेशनल एक्शन प्लान में तय किया गया था कि हर मदरसा रजिस्टर्ड होगा, ये पता चलेगा कि वहाँ बच्चे जो आते हैं कहाँ से आते हैं, उनकी फंडिंग कौन करता है, वहाँ पे क्या तालीम दी जाती है। ये तो बहुत दूर की बात है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ों का जायजा लिया जाएगा, वहाँ ये भी नहीं हो सका अभी तक क्या 50% रजिस्ट्रेशन। तो फिर सर सियासत भी चल रही है ना। मेरे ख्याल में इससे हमें सबको मावरा होकर सोचना पड़ेगा और अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की बका का नज़रिया है और पाकिस्तान की सलामती का नज़रिया है। और ये इस बात से कतई नज़र कि आज हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, यही सोच इमरान खान साहब की थी, यही नेशनल एक्शन प्लान उनके सामने था, उन्होंने कहा था हर हाल में अमल दरामद करवाएंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर आज जायजा लिया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कमी है, उसको हमने पूरा करना है। और जब तक अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, देखें गैर मुल्की ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें तो चाहती है पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, अपनी फोर्सेस को आप जो है उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। तो लेकिन इनसे बढ़ के आपको जो काम करने वाला है वो ये है कि जब आपकी फौज कुर्बानियाँ दे रही है, आपकी आवाम कुर्बानियाँ दे रही है, तो उसको एक्नॉलेज भी करें और उसके फ़वायद हम तभी समेट सकते हैं जब पुरअमन पाकिस्तान होगा। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये थे नसरुल्लाह मलिक साहब। और वाकई बात ठीक है कि अमन होगा तो तरक्की होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा तो तरक्की होगी और आवाम के मसाइल हल होंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने बात की अदम इस्तेहकाम पे, हमने बात की दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से, हमने बात की सियासत पे, बजट पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।